कल वाली क्लास में हम लोगों ने लास्ट में टोरिसेली थ्योरम की तरफ हम थे। सेक्शन सी में थोड़ा बहुत वो डिस्कस हो गया था, सेक्शन बी में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से हम चीज़ें समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें कई अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं और जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम्स में। या आपने कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है किसी हाइट तक, किसी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। मैंने माना कि ये जो हाइट है, दिस कंप्लीट हाइट ऑफ फ्री सरफेस इज h, कंप्लीट हाइट ऑफ फ्री सरफेस इज h, और इसमें ना कोई होल है, ओरिफिस बोल देते हैं उसको, ये होल है। और फिलहाल अच्छा, होल की बॉटम से जो हाइट है, लेट इट बी h डैश, फ्री सरफेस से जो हाइट है, फ्री सरफेस से हाइट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, h। बॉटम से हाइट h डैश है और फ्री सरफेस से हाइट h है। h डैश फिक्स है लेकिन h वेरिएबल है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे पानी कम होगा, नीचे आएगा। यहां से पानी इजेक्ट आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है किसी स्पीड के साथ, और उस स्पीड को हमने v बोल दिया, v। और ये पानी प्रोजेक्टाइल की तरह जाके जमीन पे गिरेगा यूं। सेक्शन बी में तो कल जस्ट स्टार्ट हुआ था, नाम ही लिखा था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इधर देख लो, सबसे पहली बात टोरिसेली ने यहाँ पे एक थ्योरम दी थी। टोरिसेली ने बताया कि ये जो v होगा ना, ये ऐसा होगा जैसे आपने h हाइट से किसी को ड्रॉप किया। भाई आपने इस टॉपिक का नाम दिया था स्पीड ऑफ फ्लक्स थ्रू ओरिफिस। आप ये नाम भी लिख सकते हैं, आप इसका ये नाम भी लिख सकते हैं, टोरिसेलीज थ्योरम। ये दोनों इसके नाम। अच्छा आप देखो, टोरिसेली ने ये बताया कि अगर ये एरिया काफी वाइड है, लेट दिस बी द एरिया ऑफ फ्री सरफेस, अगर एरिया ऑफ फ्री सरफेस काफी वाइड है ओरिफिस के एरिया से, जो अक्सर होता भी है, ये तो होल है छोटा सा और वो काफी वाइड एरिया है, तो यहां से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड उतनी होगी जैसे आपने किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया। अगर आप किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो h हाइट आते आते वो कितनी स्पीड गेन कर लेते हैं, 2gh। तो यही स्पीड इस निकलते हुए पानी की होगी, अंडर रूट 2gh। ये थी आपकी टोरिसेलीज थ्योरम। इसलिए कि ये याद रखना आसान है। आप किसी पार्टिकल को h हाइट ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसमें स्पीड गेन हो जाती है अंडर रूट 2gh। अगर फ्री सरफेस से h हाइट नीचे ओरिफिस है तो वहां से भी जो स्पीड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अंडर रूट 2gh। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद मान लो इस रेंज की बात की जाए, कितनी दूर जाके पानी गिरा है, तो इस रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स अंडर रूट h डैश। शायद एक सेक्शन में हमने इतना काम किया है ना। मैं पहले ये समझाता हूँ सेक्शन बी को, हाँ सेक्शन बी को मैं ये समझाता हूँ कि आए कैसे दो चीजें। पहली बात, ये कहाँ से आया, आप दो ही इक्वेशन लगाएंगे, एक बर्नौली इक्वेशन और एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दो ही काम करते हैं। सबसे पहले आपने बर्नौली इक्वेशन लगाई यहां से यहां, तो देखिए ऊपर ओपन टू एटमॉस्फेयर काम है, तो ये जो प्रेशर लिखा जाएगा, ये जो प्रेशर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा P एटमॉस्फेयर। लेकिन खास बात कि ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां भी प्रेशर क्या बोला जाएगा, P ATM। वो भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो दोनों जगह प्रेशर P ATM। यहां ये लिक्विड भी नीचे आ रहा होगा, मान लो इसकी स्पीड कितनी है, u, और इसकी स्पीड है v। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मैंने माना कि कितनी है, रो। आप लगाओ बर्नौली इक्वेशन, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज कांस्टेंट। इसको जीरो लेवल मान लो थोड़ी देर के लिए, पहले यहां लिखो
बर्नौली इक्वेशन हम लगा रहे हैं, पी एटीएम हाफ रो यू स्क्वायर प्लस बॉटम से हाइट है कैपिटल एच, कैसे रिटर्न है एच प्लस एच डैश। आप बताओ क्या इतना लिखना आ गया? दिस इज ऑल्सो सेम एज पी एटीएम हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ पे लिक्विड की स्पीड हाफ रो वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आई रो जी एच डैश, ये इतना है। रो जी एच डैश से रो जी एच डैश कैंसिल होना है, पी एटमॉस्फेयर से पी एटमॉस्फेयर कैंसिल होना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस रो भी कट जाना है, यहाँ से ये रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलेंगे। कौन सी अप्रोक्सीमेशन? कि ये एरिया काफी वाइड है ओरिफिस के एरिया से। ओरिफिस का एरिया मैंने माना कितना है? स्मॉल है। आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओ, ये तो बर्नौली हो गया। हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे तो a इंटू यू, तो यहां से अगर आप u लिखते हैं तो u आ रहा है a अपॉन कैपिटल A इंटू v। आपने ये इसमें पुट किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई कैपिटल A का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर और प्लस 2gh। ये आपका है। आपने इधर किया v स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और यहां से अगर आप v लिखते हो, v अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस a बाई a का होल स्क्वायर। ये तो बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के तो ये आंसर आया, बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के v का ये आंसर आ गया। अब बात ये है कि अगर ये एरिया देखा जाए, यूजुअली ये बहुत बड़ा होगा इससे, तो अगर मैं यहां लिखूं a is very much greater than a, this implies a by a tends to 0। और अगर आप ये इसमें लगा दो तो b कितना आ गया? 2gh। न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज करना पड़ सकता है अगर एरिया में दे रखे हो, बहुत भारी चेंज ना हो या ऑप्शन इस तरह दे दिए जाए, लेकिन ज्यादातर जगह पे ये यूज हो जाएगा। टोरिसेली थ्योरम क्या है कि आपको समझ आ गया है क्या? बताओ भाई, टोरिसेली थ्योरम क्लियर है? ठीक है, टोरिसेली थ्योरम तो ठीक है, एक अलग चीज है, लेकिन हमने तो बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई है। हाँ, टोरिसेली ने इनके प्रूफ होने से पहले ये बात बता दी थी, इसलिए उसको अलग से थ्योरम का नाम दिया जा रहा है। क्या ये पार्ट समझ आ गया है? अब मैं आता हूँ इसकी रेंज पे। रेंज का क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू एच, फ्री सरफेस से ओरिफिस कितनी दूर है, और एच डैश बॉटम से ओरिफिस कितनी दूर है। इसके लिए केवल और केवल प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट देखना होगा। इधर देखते हैं हम, ओनली प्रोजेक्टाइल की तरह इसको ऑब्जर्व करना होगा, वो हम ऑब्जर्व करेंगे अभी। देखिए कैसे, आप ओरिफिस को ओरिजिन मान लो, जो भी ओरिफिस है उसको ओरिजिन माना। लेट इट बी द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड लेट वर्टिकल एक्सिस बी द वाई एक्सिस। ये लिक्विड ना कुछ इस तरह निकल के गया है, और ये कितनी दूर जाके टकराया है वो आपकी रेंज है, और उसको आपने क्या नाम दिया? आर। ये आर है जो आप निकालना चाह रहे हो। तो देखो, आपने प्रोजेक्टाइल के समय चीजें की हैं सोल्व। मान लो ये यहां से स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0, इनिशियल स्पीड मुझे पता है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे रहनी है g। सबसे पहले इसका यहां आने का टाइम निकाल लो, और इसके लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपोनेंट ब्रेक करते हुए एक टेबल बनाते हैं, उत्सव नाम से।
उत्सव कुछ नहीं है भाई, किसी को याद आ रहा है क्या उत्सव? ठीक है, U P S A और V, और यहाँ पे हम लिख दिया करते थे फिजिकल क्वांटिटी, x कंपोनेंट, एंड यहाँ पे y कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी। u पूरा x में है, इनिशियल वेलोसिटी पूरी x में है, तो ux तो पूरी होगी √2gh, एंड uy कितनी होगी 0। t टाइम के कोई कंपोनेंट नहीं होते। डिस्प्लेसमेंट अगर किसी वक्त वो यहां आ गया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है ये, और अगर इस जगह के कोऑर्डिनेट x, y है तो उसका x कंपोनेंट x हो जाएगा और उसका y कंपोनेंट y। तो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट होते हैं x और y। एक्सेलरेशन पूरी y में है, तो ay तो g हो जाएगा, ax 0। फाइन, ये वेलोसिटी इस वक्त कहीं भी v है, उसका एक कंपोनेंट vx और एक कंपोनेंट vy। हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा करते हैं तो ये वाली टेबल बनाया करते हैं, इससे सोल्व करते हैं, है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपकी एक इक्वेशन वैलिड है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। पहले इसको y एक्सिस में लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट ले आओ, t इक्वल टू 0 पे चला है और मैंने माना कि t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे ये नीचे आके गिरा है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अलोंग y एक्सिस लगाओ और ये टेबल रही आपकी, s की जगह y, s की जगह y, ठीक है। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? √2h/g। हाँ ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा √2h/g। देखो s की जगह y, u 0, u यहाँ से दिख रहा है 0, t तो t है तो 0 × t खत्म, हाफ g t स्क्वायर। बिल्कुल लास्ट में ये जब उतर के नीचे आया है पानी, कितनी हाइट है ये h डैश, और इस से ग्राउंड की हाइट h डैश है, तो y को जब आप h डैश रखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कैपिटल T, और यहाँ से कैपिटल T आ गया √2h डैश बाई g, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2h डैश बाई g। उसके बाद इस इक्वेशन को x में यूज करो, इसी इक्वेशन को अब आप x में यूज, दिख रहा है उधर से, उसके बाद इस इक्वेशन को x में यूज करेंगे तो s की जगह x, u की जगह √2gh, t की जगह t और a खत्म, तो यही इक्वेशन जब आप यूज करोगे x में तो ये बनना है √2gh, ठीक है। मैं यहीं पे जब आप ये x में यूज करेंगे ये बनेगा x इज इक्वल टू √2gh t, और एक्सेलरेशन खत्म, और एट t इक्वल टू कैपिटल T, x r है तो r बराबर आ गया √2gh इनटू कैपिटल T है √2h डैश बाई g से g कैंसिल, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो रेंज बनी 2 टाइम्स √h और h डैश। तो अभी तक हमें 2 रिजल्ट समझ आए हैं। जब ये ओरिफिस से पानी निकलेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर का बहुत वाइड है, ओरिफिस का बहुत कम है, तो उसकी निकलते वक्त जो इनिशियल स्पीड होगी वो कितनी होगी √2gh। h कौन सी हाइट है? ओरिफिस से फ्री सरफेस की हाइट, और कितनी देर बाद वो जमीन पे गिरेगा वो छोड़ो, रेंज क्या है, रेंज कितनी दूर जाके गिरेगा, h इंटू h डैश। क्लियर? यहां से एक और बात ये पता लगती है कि अगर आप h और h डैश को इंटरचेंज कर दें तो r सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर ऊपर फ्री सरफेस है, चाहे ओरिफिस ऊपर से 2 मीटर हो नीचे से 8 मीटर, चाहे ओरिफिस नीचे से 2 मीटर हो ऊपर से 8 मीटर, रेंज क्या रहेगी? रेंज क्या रहेगी? बिल्कुल सेम। अच्छा, क्या स्पीड सेम रहेगी? इस बात का जवाब दो। अगर एक बार मैंने हाइट ऊपर से 2 मीटर रखी ओरिफिस की
और एक बार हाइट ऊपर से 8 मीटर रखी, क्या स्पीड सेम रहेगी? किसमें ज्यादा स्पीड से? 8 में। फिर रेंज कैसे सेम आ रही है? जब स्पीड ज्यादा हो तो रेंज तो अच्छी होनी चाहिए। चक्कर क्या है, जब 8 वाले केस में पानी निकलेगा तो बहुत तेज, पर वो जरा सा चलते ही जमीन के टकरा जाएगा क्योंकि वो नीचे है। 2 वाले में निकला तो धीरे है पर जमीन ही नहीं मिल रही उसको, इस चक्कर में वो बहुत दूर चला गया। और कंपनसेशन ये ऐसा होता है कि दोनों केस में रेंज क्या जाती है, बिल्कुल सेम। क्या यहां तक समझ आ गया है? ठीक है। सेक्शन सी ने लिख रखा था, बी वाले अगर फटाफट नोट करना चाहें तो कर लें ये चीजें। ठीक है, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप एक काम करो, एक पेन उधर दे दो, यहाँ पे उस बोर्ड पे पढ़ाओ, इधर पढ़ाऊंगा नहीं, कोई दिखेगा नहीं इतना ढंग से। रेंज दोबारा बताऊं? अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा ये लिख भी लेते हैं, मैं बता रहा हूँ फिर साथ साथ। सेम वाला भी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। इधर से थोड़ा ठीक है, आगे करना है, आगे कर दो। देखो रेंज कैसे सेम आई वो मैं बताता हूं। रेंज का फॉर्मूला निकल के आया 2 टाइम्स अंडर रूट h इंटू एच डैश। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया? रेंज का फॉर्मूला पहले तो ये बताओ, जो अभी पूछ रहे थे कि रेंज सेम कैसे, मैं बता रहा हूं, क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया? अच्छा, अब रेंज सेम कैसे बनी? अगर h और h डैश इंटरचेंज कर दिए जाएं, मैं एक डायग्राम बना के ही दिखा दूंगा, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में करवाते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे दूसरे सेक्शन से थे और वो कह रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके बिना तो दिक्कत होगी। बर्नौली इक्वेशन कैसे लगाइए ना, क्योंकि उनका यूज ही हो रहा है। पहले ये वाला नोट करना है, बर्नौली इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने थोड़ा मिटा दिया यार, यहाँ पे थोड़ा मिटाया था, यहाँ पे आपने लिखने से पहले अगर ध्यान दिया हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिटाई थी, आप खुद लिख सकते हो, वो उसमें पुट की थी। आप थोड़ा सा लेट आए हो, है ना, कोई बात नहीं, ये तो फिर समझ लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ये मिटाया है कि इसमें ये कैसे पुट किया, याद है आपको? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकल के आया था कि इसकी जगह ये पूरा कैसे बनाया। अब हम एक बार ये रेंज कैसे कैसे चेंज हो रही है बना के देखेंगे हाइट के साथ। उधर का हो गया नोट तो मिटा दो उधर का।
दोनों हॉस्टलर हो गए, तो बाहर से कैंपस आसपास रहती है। अब इसका जो इफेक्ट है, जो रिलेशंस है, वो देखते हैं डायग्राम से। अच्छा, जिनका नहीं भी नोट हो पाया, कुछ रह गया, सेक्शन सी वालों ने लिख रखा था ना ये सारा, उससे देख लेंगे। चलो ठीक है, लिख लो। ठीक है, कुछ बचाओ तो आप लिख लेना बाद में। ये कुछ बच्चों ने पूरा लिखा हुआ है, सेक्शन सी वाले बच्चों ने, तो आप उसमें से भी देख के लिख सकते हो बाद में। अब एक बार जो है रिजल्ट आया, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए इधर ध्यान दो भैया। अभी सपोज ये टैंक है और इसमें पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। पूरे में ये लिक्विड भरा हुआ है और आपने कहीं भी इसमें होल किया, उसकी हाइट नीचे एच डैश, ऊपर से एच है, तो हमें रेंज का पता लग चुका है। मान लो मैं कहूं कि ये हाइट फिलहाल 8 मीटर है। एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। फिलहाल ये हाइट 8 मीटर है। अगर मैं यहां होल करूं 2 मीटर नीचे, एक तो ये वाला केस, एक बार मैं होल कर रहा हूं इसमें 4 मीटर नीचे, ये वाला केस, और एक बार होल करें इसमें 6 मीटर नीचे। 3 केस मैंने लिए। ये ग्राउंड है। ये बताओ, तीनों एक साथ नहीं, अलग अलग, या तो ये वाला होल, ये वाला होल, ये वाला। अब उनका कंपैरिजन लेते हैं। कौन से होल में से, मैं इसको 1 2 3 बोल रहा हूं, कौन से होल में से पानी सबसे तेज स्पीड से निकलेगा? तो सबसे नीचे है उसमें से √2GH है ना, उसके हिसाब से H ऊपर से ज्यादा है। इसका मतलब यहां से पानी बहुत तेज निकलेगा और यहां से पानी बहुत ही धीरे निकलेगा। लेकिन जब आप इस होल को देखते हो, ऊपर से हाइट 2 है, नीचे से 6। इसको देखते हो, नीचे से 2 है, ऊपर से 6। तो क्या H और H डैश इंटरचेंज हुए? इसका मतलब इस वाले होल से पानी जहां तक जाएगा, ऊपर वाला जो होल है वहां से भी पानी एग्जैक्टली वहीं तक जाना है। क्यों? स्पीड तो कम है पर जमीन ही नहीं आ रही, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। रेंज दोनों केस में क्या रही? सेम। अब बात आती है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। ये पूरी हाइट 8 है और ये कितने पे है? 4 पे। अगर ओरिफिस की जगह फ्री सरफेस और बॉटम के बिल्कुल बीच में है तो रेंज और किसी के भी मुकाबले मैक्सिमम होगी। देखो स्पीड तो और भी यहां ज्यादा हो रही है, लेकिन रेंज जो है ना, रेंज इस समय जो रेंज है वो कितनी होगी? R मैक्स। अब देखते हैं कितनी होगी और क्यों होगी, वो भी अभी प्रूव करेंगे। अभी प्रूव करेंगे कि यहाँ मैक्सिमम क्यों होगी और कितनी होगी। पहले बताओ, ये डायग्राम आ रहा है समझ? ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है कि कहाँ ओरिफिस रखें कि रेंज मैक्सिमम हो, तो उस वक्त फ्री सरफेस और बॉटम के बिल्कुल बीच में हो। पहली बात, ये रिजल्ट आ रहा है समझ। अब देखो इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों है।
इधर देखो ऐसा क्यों है भाई। आपका रेंज का फॉर्मूला आया, रेंज का फॉर्मूला आया 2 टाइम्स h इंटू h डैश। ये हाइट सपोज कैपिटल H है, तो मैं h डैश को h माइनस स्मॉल h लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर साइड स्मॉल h नीचे से h डैश है ना। तो आपने चलो एक तो स्क्वायर कर दो इसमें, r स्क्वायर बराबर क्या है 4 इंटू h इंटू h डैश। एक वेरिएबल में ले चलो तो r स्क्वायर बराबर 4h इंटू h माइनस h। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल H स्मॉल h माइनस 4h स्क्वायर। दिस इज r एज अ फंक्शन ऑफ h। h चेंज होगा तो r चेंज होगा। टू मैक्सिमाइज r, ना टू मैक्सिमाइज r dr बाई dh कितना कर दो 0। हम पढ़े भी हैं पहले मैक्सिमम मिनिमम, तो इसमें करो dr बाई dh। इधर दोनों साइड r h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू r इंटू dr बाई dh, है ना भाई। ये चेन रूल पता है सभी को। 4h में 4h तो बाहर आ गया, dh बाई dh 1, इसका बताओ माइनस 8h स्क्वायर। आ गया डिफरेंशिएशन 8h आएगा। पावर इधर गई और एक पावर कम होगी। अब आप ये देखो dr बाई dh को कितना रखना चाह रहे हो आप 0। 0 रखते ये वाली साइड पूरी 0 होगी। ये 0 जैसे इसमें रखोगे 4h इज इक्वल टू 8 स्मॉल h एंड यू विल गेट h इज इक्वल टू 4h बाई 8 और h बाई 2। अगर इस साइड पे होल होगा ओरिफिस होगा तो रेंज क्या मिलेगी मैक्सिमम। देखो यहाँ होल है, स्पीड बहुत कम है, फिर भी पानी दूर, थोड़ा नीचे है स्पीड बढ़ी पानी और दूर, बीच में गए स्पीड बढ़ी पानी बहुत दूर, और नीचे आओगे स्पीड और बढ़ेगी लेकिन पानी थोड़ा पास ही गिरेगा, क्योंकि अब जमीन पास हो गई है तो इतनी दूर तो पानी जा ही नहीं पा रहा। तो ये पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया है क्या। और अगर आप आर मैक्स भी लिखना चाहें, देखो r का फॉर्मूला है 2 टाइम्स h इंटू h डैश। तो अगर मैं r मैक्स लिखूं, r मैक्स 2 टाइम्स h की वैल्यू कितनी है h बाई 2, और h डैश की भी वैल्यू कितनी है h बाई 2। h बाई 2 का स्क्वायर बना, बाहर आएगा तो h बाई 2, यानी कि r मैक्स किसके बराबर आ गया h ओनली h। इसका मतलब ये कितने दूर तक पानी भरा था 8 मीटर। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम रेंज आनी है ये भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। शायद समझ आ गया होगा, आप नोट भी कीजिए। रेंज में
आप नोट कीजिए, बोलना। भाई लिख लिया ये, ठीक है। मैं एक दो काम इसमें थोड़ा सा और बता दूं। अरे इधर सुनो, इसमें ये हो गया, ये समझ आ गया ये वाला पॉइंट। आगे देखो, मिटा रहा हूं मैं इसको यहाँ। मैं आपको एक हेडिंग डालो, इसमें एक हेडिंग डालिए, टाइम टेकन बाय द कंटेनर टू बिकम एम्प्टी, टाइम टेकन बाय द कंटेनर टू बिकम एम्प्टी through a hole at its bottom. Through a hole at its bottom. मान लो ये कोई कंटेनर है और इसमें पानी भरा है, वो ओरिफिस बॉटम पे ही दिखा दिया हमने। यहां से पानी लीक आउट होगा। मान लो एरिया ऑफ फ्री सरफेस कितनी है, A, एंड एरिया ऑफ ओरिफिस कितना है, स्मॉल a।
अगर आप किसी चीज को यहां से ड्रॉप करते, अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करते तो वो कितनी देर में नीचे पहुंच जाता? क्या पानी इतनी जल्दी खाली हो जाएगा या इससे ज्यादा देर में खाली होगा? इससे ज्यादा, इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता। यहां पे जो टाइम टेकन है पूरा खाली होने के लिए, जो टाइम लगेगा, सम फैक्टर टाइम्स रूट 2h/g होता है, और वो फैक्टर याद रखना बड़ा आसान है, a/a। वो फैक्टर याद रखना बड़ा आसान है, a/a, और ये a/a 1 से बड़ा है, इसका मतलब टाइम जो है वो उससे ज्यादा है। हम इसको प्रूव भी करेंगे, आप पहले लिख लीजिए। कैसे आया ये देखते हैं, किस तरीके से आया ये वाली चीज हम देखते हैं पहले। ये अभी स्टार्टिंग हुई है, एट t = 0 ये हाल है, एट t = 0 ये सिचुएशन है। बना लिए? देखो इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं at any time t at time t दिखाता हूं, ये मान लो लेवल यहां आ चुका है। सपोज ये लेवल कुछ भी y हो चुका है, ये लेवल कुछ भी y हो चुका है, तो यहां से जो लिक्विड निकल रहा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? √2g y, ये स्पीड होगी। ठीक है। अच्छा, हल्की फुल्की स्पीड से ये भी नीचे आ रहा होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड से, हल्की फुल्की स्पीड से ये भी नीचे आ रहा होगा। ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्री सरफेस, मैं इसको लिख सकता हूं dy/dt। y कम हो रहा है, y कम हो रहा है, t टाइम पे ये y, t + dt टाइम पे लिखा जाएगा y + dy। y + dy छोटा है y से, तो dy इज नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ज्यादा बेटर होगा u को क्या लिखा जाए। ये चीजें शायद हम कई बार पीछे कर चुके हैं। u लिखा जाएगा -dy/dt, और यहाँ पे v कितना है? √2g y। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई आपने यहां से यहाँ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताओ, a इंटू -dy/a इंटू u, स्मॉल a इंटू √2g y। बस इसके बाद y की टर्म एक साइड करनी है, टाइम की एक साइड, और इंटीग्रेट करना है। क्या ये स्टेप समझ आ गया है क्या? अगला देखो, y की टर्म एक साइड, dy इधर रखो या टाइम उधर ले जाओ, एक ही चीज है, 1/√y dy है ना भाई, माइनस इधर पड़ा रहने दो। उधर देखो, एक a/a बनेगा, एक √2g बनेगा, और एक क्या बनेगा? dt। आगे बात समझ। इसके बाद दोनों का क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। लिमिट बताओ, t = 0 पे y कितना था? फुल ये पूरा 8 है, h। हम कैपिटल H में लिख रहे हैं तो ये कैपिटल H है। अगर आप इसको कैपिटल H बोलते हो पूरी हाइट को, तो आप कैपिटल H भी लिख सकते हो। और t = कैपिटल T, खाली होने का समय, y कितना होगा? मुझे लगता है इससे आगे आप खुद कर सकते हो। ये y की पावर -½ बनेगा, इंटीग्रेशन कर लोगे आराम से, ये खुद करना। और ये रिजल्ट है जो मैंने आपको दिया है, ये नहीं है, ये तो वैसे ही ड्रॉप करने वाला था, ये है जो रिजल्ट है। ठीक है, कर लीजिए नोट, डायरेक्ट यूज होता है रिजल्ट। ये वाला एम्प्टी होने का, ये यहां से निकलेगा,
ये करोगे ना अपने आप कंप्लीट करना, ये इंटीग्रेट करके लिमिट रख के, और ये फॉर्मूला याद रखना। हो गया, कर लोगे ये अपने आप? किसी ने किया है? अच्छा अब ये बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, टैंक ने खाली होने में इतना टाइम लिया, आपने रिकॉर्ड किया फर्स्ट हाफ खाली होने में कितना टाइम लगा और सेकंड हाफ खाली होने में कितना? क्या दोनों में बराबर बराबर टाइम लगा होगा या किसी एक में ज्यादा? ऊपर वाले में कहा होगा, ऊपर वाले में क्यों? जब ये ऊपर तक भरा था तो V काफी ज्यादा था, V फ्री सरफेस की हाइट है, तो पानी तेजी से निकल रहा था। जब ये आधी खाली हो चुका था तो V क्या हो गया है? काफी कम। तो फर्स्ट हाफ में टाइम कम लगा कि सेकंड हाफ में? फर्स्ट हाफ में। और यहाँ भी एक रिजल्ट है जो आप घर से बिल्कुल इसी तरीके से जाके प्रूव करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से। वो सुनो, ये लिख लिया क्या? अब सुनो, ये हाइट है h/2, h/2। इतने पार्ट को खाली होने में टाइम लगा कितना? t1। और इतने पार्ट को खाली होने में टाइम कितना लगा? t2। कौन सा कम होगा? t1 है। अब सेकंड कम होगा, t1 विल बी लेस देन, क्योंकि उस वक्त वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी स्टाइल में जाके आप एक रिजल्ट निकालोगे, और वो जो t1/t2 आएगा वो बच्चे याद कर जाते हैं, √2 - 1। √2 - 1 होता है 0.414। ये भी चीज डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, डायरेक्ट यूज हो जाती है। अब ये आपका होमवर्क है, कैसे प्रूव करोगे इसको? हाँ, ये लिमिट अलग करनी है। इक्वेशन सेम, t1 निकालने के लिए अलग लिमिट्स चलाओ और t2 निकालने के लिए अलग लिमिट्स। ये घर से करना है, ये काम है ना। ये दो सवाल मैंने आपको दे दी, ये वाला तो कर ही दिया, बस ये पूरा करना है। और फिर दूसरा ये कर लो, इसको भी नोट। कौन कैसे? ये नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर तो बराबर सा ही टाइम रहता। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जब पानी ये वाला खाली हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो स्पीड ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, और जब ये वाला पार्ट खाली हो रहा है तो स्पीड ऑफ फ्लक्स कम है, इसीलिए टाइम वहां कम लगा और यहाँ ज्यादा लगा। ठीक है, पूरा टैंक खाली होने में जो टाइम लगा वो तो ठीक है, एच में आ रहा है, लेकिन ऐसा मत बोलो कि स्पीड ऑफ फ्लक्स से इंडिपेंडेंट है टाइम। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी खाली होगा। आ गया? अरे तो स्पीड ऑफ फ्लक्स की तो हाइट के साथ चेंज हो रही है। हाइट चेंज होगी तो क्या स्पीड ऑफ फ्लक्स चेंज होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब स्पीड ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है। स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा खाली होने में, जनरल कॉमन सेंस की बात है। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा खाली होने में। ठीक है, चलें आगे बढ़े। इस पे आप अब जब अपना सेक्शन सी करोगे, शीट में ये भी पूछा जाएगा उधर पानी निकल रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कुछ मोमेंटम में क्या चेंज आया, dp/dt बना के रो v² टाइप, ये काम आप करोगे, आपका होमवर्क है। ठीक है, करोगे मतलब हाँ, ये इस तरह की चीजें। जिसका नोट नहीं हुआ है फटाफट कीजिए, और ये प्रूव करना है घर से, कभी ऐसा लिख के छोड़ दो बस, चाहे जगह छोड़ दो, उसके लिए आदत ले दो और अपने आप प्रूव करना। अगली एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं इसकी, बर्नौलीज थ्योरम की। अगली एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर।
अगली जो हमारी एप्लीकेशन है दैट इज वेंचुरीमीटर। लास्ट टॉपिक आज का ले रहे हैं इस क्लास का, ठीक है। एक्चुअली नीचे से भी मैसेज आ चुका, वहाँ बुला रहे हैं, और फिर फोन का भी मैसेज 2 बार आ गया कि बैटरी अपने अंतिम स्टेज में है। वेंचुरीमीटर सुनो, एक ऐसी डिवाइस है, a device used for measuring flow speed। पानी किसी पाइप में किस स्पीड से फ्लो कर रहा है ये मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है। 2 तरह से बनती है, मैं आपको सिंपल जो वेंचुरी ट्यूब है पहले वो दिखाता हूँ। ये कोई पाइप है, इसमें पानी आ रहा है और फ्लो स्पीड इसकी बोल दी हमने v, और जो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना है a। तो इस पाइप में बीच में एक वेंचुरी ट्यूब फिट की जाती है, यहां ये ओपन होती है, फिर ये इसमें कंस्ट्रिक्शन आता है। कंस्ट्रिक्शन मतलब एक रुकावट सा पार्ट, यहाँ ये फिर से ओपन होती है, और फिर ये लास्ट में, और वो वही पाइप चल रहा है। आपने बीच में जहां भी फ्लो स्पीड मेजर करनी है पाइप में, ये वेंचुरी ट्यूब जो मैंने येलो कलर से दिखाई है ये आपने बदल, और आप ये V निकालना चाह रहे हो कि V क्या है। समझ आ गया क्या वेंचुरी ट्यूब का क्या मतलब है? वेंचुरी ट्यूब ये बीच वाला पार्ट है वेंचुरीमीटर, जिससे कि ये मेजर किया जाए कि ये स्पीड कितनी है। लेट एरिया ऑफ कंस्ट्रिक्शन बी स्मॉल ए, यहाँ पे जो एरिया है लेट इट बी स्मॉल ए। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है पूरा। अच्छा, ये जब पानी इसमें आएगा, ये पानी जब इसमें आएगा तो कुछ हाइट ऊपर भी जाएगा, इसमें ज्यादा हाइट जाता है और इसमें कम। उसका रीजन भी अभी हम पढ़ेंगे। तो वही फ्लोइंग फ्लूइड है। मान लिया हमने कि बीच में इसकी स्पीड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से बढ़ के कितनी होगी है, यहाँ तो v है, वहां कितनी बोल दी मैंने v1। तो पहला रिलेशन तो इसमें और इसमें ही दे दो आप, a इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v1। बन गया एक रिलेशन, बन गया ना। दूसरा रिलेशन, यहां और यहां का प्रेशर, देखो ये पार्ट भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है और ये पार्ट भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और मान लो दोनों का हाइट गैप मेजर कर लिया। लेट दिस हाइट गैप बी h, लेट दिस हाइट गैप बी h। सपोज ये h1 है एंड ये कितना है h2। क्लियर है? यहां की स्पीड को मैं v2 लिख देता हूं, v2। एक तो इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरी इक्वेशन देखो, यहां बर्नौली इक्वेशन, यहां प्रेशर कितना है h, यहीं तक मान लो, यहां तक है पूरा, P प्लस रो जी h1। तो प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी h, ये पूरा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। हाफ रो, यहाँ की स्पीड मुझे मेजर करनी है v स्क्वायर। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब भी हो आप उसको जीरो लेवल मान सकते हो। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो दोनों का ही लेवल क्या मान लिया हमने, जीरो। उधर बताओ प्रेशर बताओ, P प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो, यहां की स्पीड बताओ v2 कितना आ रहा है, a v बाई स्मॉल a, कैपिटल A v बाई स्मॉल a का स्क्वायर प्लस रो जी इंटू। आप ये बताओ क्या ये टर्म्स लिखनी आ गई?
Yes, sir. इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? पी एटीएम से पी एटीएम कैंसिल, रोजी को कॉमन ले लो, बचेगा h1 माइनस h2, h1 माइनस h2, दिस इज हाइट गैप h, समझ आ गया? और देखो प्लस हाफ रो v स्क्वायर बराबर, उधर देखें हाफ रो v स्क्वायर इंटू ए बाई ए का, इसको उधर ले जाओ तो ये आया रो जी एच, बल्कि 2 को ऊपर ले आओ, 2 रो जी एच इज इक्वल टू रो v स्क्वायर कॉमन ए बाई ए का होल स्क्वायर माइनस रो से रो कैंसिल, और यहां से देखो v आ गया अंडर द रूट 2gh अपॉन ए बाई ए का होल स्क्वायर माइनस, कर दो बना। ये जो अगर फ्लो स्पीड पूछी जाए तो ये आ गई है, अगर कई बार वॉल्यूम फ्लो रेट भी पूछ लेते हैं तो वॉल्यूम फ्लो रेट बताना हो तो a इंटू बी, वॉल्यूम फ्लो रेट बताना हो तो a इंटू, चलो यहाँ, हाँ जी बस ठीक है छोड़ो ना, ठीक है भाई, ये कुछ पार्ट समझ आए। सेक्शन सी अपना ट्राई करना जरूर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, उसमें आपको यही चीजें लगानी होंगी, और आप जो पूछ रहे हैं प्रेशर एट कर्व्ड सरफेस वो भी उसमें यूज होगा, आप ट्राई करना एक बार, ठीक है? थैंक यू।